बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पायर करते हैं टू मेक अ गुड करियर इनटू द फील्ड ऑफ फाइनेंस। उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुली अपना करियर बना लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये तो पता है कि फाइनेंस में करियर बनाना है, बट ये नहीं पता कि कैसे, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, या क्या क्या उनको करना चाहिए, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ लेनी चाहिए। एक थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स भी होती है, एंड वो थर्ड कैटेगरी में स्टूडेंट्स वो हैं जिन्हें पता है एग्जैक्टली कि क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ पता है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू यूज़ द रिसोर्सेज अवेलेबल, दे आर नॉट एबल टू मेक द प्लान एग्जैक्टली कि भाई जो चीज़ें करनी है वो कैसे करनी है, कब करनी है, और इसी वजह से वो लोग क्या होते हैं, मिस आउट कर जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ से। फॉर एग्जाम्पल FRM करना है किसी स्टूडेंट को, दीज डेज स्टूडेंट्स नो कि FRM ग्रेजुएशन के साथ साथ कर लेना चाहिए बिकॉज यू आर एलिजिबल फॉर इट आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टार्ट करने के बाद FRM क्लियर नहीं कर पाते। ऑब्वियसली एक बार में सब तो नहीं क्लियर कर सकते क्योंकि 40-45% का ही सक्सेस रेशियो है, तो सेकंड अटैम्प्ट में जनरली वो लोग भी क्लियर कर लेते हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ। अगर नहीं कर पाते तो वो लोग फाइनेंशियली भी स्ट्रेन में आ जाते हैं और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, होपलेस हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनट्रैडल। दिस इज नमन जैन, को फाउंडर ऑफ फिनट्रैडल, एंड आज की इस वीडियो में हम इन्हीं स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं जो हमारी थर्ड वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिन्हें पता है क्या करना है, कैसे करना है, बट दे आर नॉट एबल टू मेक अ प्रॉपर प्लान ऑफ इट एंड दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज द प्रॉपर रिसोर्सेज। एंड हमारी पूरी डिस्कशन बेस्ड रहेगी अबाउट FRM। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू डू FRM द राइट वे। सो हम इस वीडियो में 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। फर्स्ट इज व्हेन टू डू FRM, सेकंड इज हु शुड डू FRM, एंड थर्ड इज व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी टू डू FRM। सो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, व्हेन टू डू FRM। सो FRM आप स्टार्ट कभी भी कर सकते हो अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन। जो ग्रेजुएशन के पास हो चुके हैं, ग्रेजुएशन क्रॉस कर चुके हैं, उनके लिए एक अलग डिस्कशन आती है बिकॉज उनके पर्सपेक्टिव्स हमें कंसिडर करने पड़ते हैं क्योंकि वो लोग FRM और CFA दोनों के लिए एलिजिबल हैं। सो नाउ वी नीड टू सी कि दोनों में से उनकी प्रोफाइल के लिए, उनके करियर गोल के लिए क्या ज़्यादा सूटेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ करेंगे। बट जो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो FRM कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट देयर मेन गोल शुड बी कि मैक्सिमम 5th सेमेस्टर तक हम लोग FRM खत्म कर ले, सो दैट 6th सेमेस्टर एक हमारे पास वेकेंट टाइम हो जिसमें हम या तो CFA लेवल 1 स्टार्ट कर सकें या फिर हम इंपॉर्टेंट स्किल्स को डेवलप कर सकें जो कि नेसेसरी हैं बिफोर एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री। अब जो स्किल्स हैं वो आप पहले भी सीख सकते हो, FRM के साथ साथ भी सीख सकते हो, बट मैं बाद में सीखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाद में सीखना इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग। यू विल ऑलरेडी नो कि एक्चुअली इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, यू विल ऑलरेडी नो कि एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, यू विल एक्चुअली नो कि फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, डेरिवेटिव्स कैसे हैं, मार्केट कैसे है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू विल एक्चुअली नो। बट ऑल यू विल नीड इज कि उस चीज़ को प्रैक्टिकली करने की स्किल कैसे है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दोज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू बी अप्लाइड इनटू द मार्केट प्रैक्टिकली। सो जो हमारे पास नॉलेज है हम उसका एप्लीकेशन आराम से सीख जाए एंड उसकी यूजेज बढ़ जाए आफ्टर डूइंग अ ग्रेजुएशन फॉर द जॉब सर्च। सो फॉर दिस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स FRM कैन बी started anytime with a plan to complete it maximum by the 5th semester of your graduation or the second last semester of your graduation अगर आप कोई और ऐसी डिग्री कर रहे हो जो 4 साल की है। Second question is who should do FRM? So anyone who is willing to make a career into the field of finance can do FRM. So ऐसे टाइम पे many people will ask कि अगर हमें रिस्क इंडस्ट्री में नहीं जाना है तो फिर फाइनेंस में जाने के लिए FRM करने की क्या ज़रूरत है, वाई टू चूज़ FRM? तो सबसे पहली बात, जब आप अंडर ग्रेजुएट हो you have 3 years which can be effectively utilized to make your career into the field of finance, right? अगर हम उन 3 सालों में कुछ ऐसा करते हैं जो इंडस्ट्री में काफ़ी रेप्यूटेड है, प्रोफेशनल लेवल पे काफ़ी वैल्यूड है, तो इट विल रियली हेल्प यू आउट टू स्टैंड आउट एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द जॉब। सेकेंडली, FRM हेल्प्स यू डेवलप योर फाइनेंशियल IQ टू द वेरी वेरी नेक्स्ट लेवल, राइट? इट मेक्स योर CFA जर्नी ईजी, इट मेक्स योर MBA फाइनेंस जर्नी ईजी। आप मेरे एग्जाम्पल ले लो, मैंने अभी तक सिर्फ FRM ही क्वालिफाई किया है इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, बट स्टिल आई एम एबल टू टीच स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड MBA, हु हैव कंप्लीटेड CFA और आर परस्यूइंग CFA। सो ऐसा नहीं है कि मेरी नॉलेज उनसे बहुत ज़्यादा है, but still my clarity of concepts is pretty much good that I'm able to teach with confidence to the students who are pursuing CFA or are pursuing MBA. Also, it gives you a deeper understanding of the industry. It gives you a proper outlook, and जब भी कोई प्रॉब्लम होगी आप उसमें सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं, हमेशा उसको रिस्क एंगल से भी कंसिडर कर पाओगे। And there is never a harm in having an additional qualification which is considered to be a gold standard in the finance industry, right? FRM is a gold standard for the risk industry and वो आपको हमेशा additionally help ही करेगा अगर आपकी प्रोफाइल में कुछ और भी चीज़ें हैं तो। Now let's come to the third question, how to prepare for FRM, the most important part। इस वाले आंसर को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँगा। पहली कैटेगरी है अग्रेसिव स्टूडेंट्स की और रिस्क टेकर स्टूडेंट्स की। सेकंड कैटेगरी इज रिस्क एवर स्टूडेंट्स और द डिफेंसिव प्लेयर्स।
सो रिस्क टेकर्स के केस में क्या होता है, दे आर ऑलवेज कॉन्फिडेंट, दे नो कि हाँ 6 महीने हैं, सिलेबस भी खत्म कर लूँगा, क्वेश्चन बैंक भी कंप्लीट कर लूँगा, मॉक एग्जाम भी प्रैक्टिस कर लूँगा, रिवाइज भी कर लूँगा, नोट्स भी बना लूँगा, सब कुछ कर लूँगा. दे आर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड एंड दे नो देयर इंस्टिंक्ट्स कि हाँ इतने टाइम पीरियड में वो लोग इतना कर पाएंगे एंड दे विल बी एबल टू डिवाइड देयर एफर्ट्स अकॉर्डिंगली. सो दे कैन फॉलो द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि आप FRM को कैसे 6 मंथ्स के प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हो. जस्ट क्लिक ऑन द आई एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द वीडियो. देयर इज अ कंप्लीट वीडियो ऑन द FRM प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. वो फॉलो करके they can make their own plan. But I am concerned more about those students who are not that aggressive. They are defensive and they need to be sure before registering because $950 लगाना और दोबारा देना is a very very big challenge for people in India, right? इतना कम नहीं होता है. So for the second category of students जो कि इतने aggressive नहीं है, my concern is for them and I suggest them कि वो लोग कम से कम 9-10 महीने का एक पूल बनाएं अपनी प्रिपरेशन के लिए. उनको क्या करना चाहिए, कम से कम रजिस्ट्रेशन करने से पहले कम से कम एक बार सिलेबस पूरा ख़त्म कर लें. पूरा ख़त्म नहीं भी कर पाए तो कम से कम क्वांट्स, वार और FMP तो ख़त्म कर लें, सो दैट दे आर एबल टू मेक श्योर कि जो कंटेंट है वो कंटेंट उनको वो एक बार गो थ्रू कर चुके हैं. एक बार कंटेंट गो थ्रू करने से क्या होगा, उनको खुद से कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई हम लोग मई वाले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लोग कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, या नवंबर के लिए कर रहे हैं तो हम लोग प्रिपेयर खुद से हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे. उनका जो डिसीजन होगा वेदर टू रजिस्टर फॉर द एग्जाम और नॉट टू रजिस्टर फॉर द एग्जाम, दैट विल बी अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन. हवाबाजी वाला कोई डिसीजन नहीं होगा जो कि उनके ऊपर बाद में अननेसेसरली प्रेशर क्रिएट कर दें. सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी मिड दिसंबर में हैं, तो अगर आप अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोच रहे हो और आप चाह रहे हो कि आप मई अटैम्प्ट दे दो, तो इट वुड बी अ स्ट्रिक्ट स्केड्यूल. 6 महीने लगते हैं एक्चुअली FRM पार्ट 1 की प्रिपरेशन ढंग से करने में. सो अगर आपको लगता है कि वो स्ट्रिक्ट स्केड्यूल आपका है तो मैं तो आपको अग्रेसिव ही मानूंगा एंड यू विल हैव टू मेक श्योर कि भाई आपकी पूरी प्रिपरेशन अलाइंड हो और आप उस अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो. बट अगर आप थोड़े से भी डाउटफुल हो ना तो कोई बात नहीं, 6 महीने ज़्यादा लगेंगे, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. कम से कम अपना सिलेबस एक बार गो थ्रू कर लो अप्रैल तक, मई तक एंड देन रजिस्टर फॉर द नवंबर अटैम्प्ट सो दैट यू आर श्योर कि नवंबर तक आपकी प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी. बहुत ही सिंपल सी बात है, मिडिल क्लास फैमिली से सब लोग हम बिलोंग करते हैं एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एग्ज़ाम फेल करके दोबारा फीस दे के वही चीज़ें दोबारा पढ़ के एग्ज़ाम देने से अच्छा है कि हम पहले ही 2 बार एग्ज़ाम के लिए पढ़ लें और तब एग्ज़ाम दें. उससे क्या होगा, दोबारा फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, फाइनेंशियल स्ट्रेन कम आएगा एंड जो फेल होने के बाद पढ़ने का जो मेंटल एग्जॉशन होता है वो भी नहीं होगा, राइट. सो यू शुड कीप अ सेल्फ चेक बेंचमार्क टू एनालाइज योर सेल्फ एंड देन टू डिसाइड व्हेन टू गिव द एग्जाम. ऐसे ज़बरदस्ती चैलेंज लेने से कोई फ़ायदा नहीं है. आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है. हर किसी को अपना इंटरनल पोटेंशियल पता होता है एंड सबको उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए. एवरीबडी नो देयर इंस्टिंक्ट्स एंड दे शुड ट्रस्ट देयर इंस्टिंक्ट्स ऑलवेज, राइट. हवाबाजी से कुछ भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा. हमेशा यू विल ऑलवेज बी इन योर ओन लॉस. तो मेक अ स्मार्ट प्लान, टेक अ मूव आफ्टर एनालाइजिंग थिंग्स, राइट. जस्ट डोंट डू एनीथिंग जस्ट बिकॉज कोई और कर रहा है या कोई और कर लेगा तो आप भी कर लोगे, ऐसा कभी सोच के मत करो. एनालाइज योर पोटेंशियल एंड देन डिसाइड अ प्लान फॉर योरसेल्फ. ऑलराइट, चलो लेट्स वाइंड अप दिस वीडियो एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड विद FinCradle and thank you for watching.